आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है टीचिंग एग्ज़ाम विथ रमा में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके पिछले वाले वीडियो में लेक्चर में हम लोगों ने पारिवारिक आवश्यकताएं देखा था। पारिवारिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, आज के टॉपिक में पारिवारिक साधन व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो होम मैनेजमेंट से। होम मैनेजमेंट का लगभग 2 यूनिट कंप्लीट हो गया है। ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम न्यूट्रिशन का क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक साधन व्यवस्था। हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करके हम अपने दैनिक जीवन को सरल बनाते हैं। तो हमारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साधनों का सही ढंग से उपयोग करना आवश्यक होता है। हमारे पास जो भी साधन मौजूद है उसका सही रूप से उपयोग करना हमें आना चाहिए। साधनों का उपयोग ऐसी कुशलता से करनी चाहिए। हमारे पास जो भी साधन है उसे ऐसी कुशलता से उपयोग करना चाहिए जिससे परिवार के सभी सदस्यों के जो भी लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति की जा सके। फिर परिवार द्वारा उपलब्ध साधनों, समय, धन, ऊर्जा आदि का सही योजना, संगठन एवं नियंत्रण के द्वारा इस प्रकार प्रबंध करना चाहिए कि परिवार के सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। फिर आता है साधनों का वर्गीकरण। निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार, वैसे 3 लोगों के अनुसार साधनों का वर्गीकरण दिया गया है किंतु सबका समान है। अंतर बस इतना ही है कि ग्रास एवं क्रेंडल ने धन को भी मानवीय साधन माना है, जो सबसे अलग बनाता है इनके साधनों के वर्गीकरण को। तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं कौन कौन से साधन हैं। पहला है निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय साधन। इनके अनुसार मानवीय साधन के अंतर्गत आता है बुद्धि, ज्ञान, कौशल, रुचि, शक्ति, जो सभी व्यक्तियों में किसी में कम मात्रा में तो किसी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला आता है अमानवीय साधन। अमानवीय वे साधन जो मानव के अंतर्निहित नहीं होते, जैसे होता है समय, धन, वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं। ये सभी के लिए समान रूप से पाया जाता है, लेकिन धन सबके पास, किसी के पास अधिक किसी के पास कम होता है। समय सबके पास एक समान होता है। होम इकोनॉमिक्स सेमिनार में 1961 में इंडियाना में फ्रेंच लीग में आयोजित सेमिनार में साधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है सामाजिक साधन, फिर व्यक्तिगत साधन या अव्यक्त साधन, फिर तकनीकी साधन। एक एक करके देखिए। व्यवस्थापक को छोड़कर सभी अन्य वस्तुएं व्यक्ति सामाजिक साधन है। जो व्यवस्थापक होता है उसको छोड़ करके जो सभी वस्तुएं हमारे समाज के इर्द गिर्द हमें उपलब्ध होती हैं उन्हें सामाजिक साधन एवं कहा जाता है। व्यक्ति भी एक सामाजिक साधन के अंतर्गत ही आता है। अगला है व्यक्तिगत साधन एवं अव्यक्त साधन। इसके अंतर्गत व्यक्ति की अभिवृत्ति, जो व्यक्ति के अंतर्गत रुचि, विश्वास, संवेग, अस्थायी भाव, कभी कभी गुस्सा वाला संवेग तो कभी खुशी का संवेग, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। व्यक्तियों के बीच जो हमारे, आपके या हमारे परिवार में जो भी संबंध पाए जाते हैं, माता पिता या पुत्र और पिता का, ये सारे व्यक्तिगत साधन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है तकनीकी साधन। वे सभी वस्तुएं, उपकरण, चाहे वो मानवीय हो या अमानवीय हो, उसे तकनीकी साधनों के श्रेणी में रखा जाएगा। फिर आता है साधनों का वर्गीकरण। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार सभी के साधनों का वर्गीकरण एक समान है, किंतु एक ऐसी विशेषता है जो ग्रास एवं क्रेंडल के साधनों का वर्गीकरण सबसे अलग बनाता है। इन्होंने धन को भी मानवीय साधन के अंतर्गत रखा है। धन ने समय को मानवीय साधन के अंतर्गत रखा है। मानवीय साधन रुचियाँ, कौशल, ज्ञान, योग्यताएं, समय एवं शक्ति, इनके अनुसार ये सारे मानवीय साधन हैं। फिर आता है अमानवीय साधन। भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक योग्य सेवाएं, यातायात सुविधा। सामुदायिक सेवाएं वे होती हैं जिसका व्यक्ति भुगतान नहीं करता, फ्री में सभी के लिए उपलब्ध होता है समुदाय के अंतर्गत। फिर आता है साधनों की क्या क्या विशेषता है। हमारे पास सभी साधन सीमित होते हैं। यदि साधन सीमित नहीं होते तो प्रबंध की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। फिर आता है समस्त साधन उपयोगी होते हैं। हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उनका उपयोग
किसी न किसी रूप में अवश्य ही होता है, तभी वे साधन कहलाते हैं। हमारे जीवन को सरल एवं उपयोगी बनाने हेतु कार्य में लिए जाते हैं। साधन विकसित किए जाते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत यदि बुद्धि की कमी है तो वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से वो अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। फिर आता है साधन पारस्परिक संबंधित होते हैं। यदि हमें भोजन बनाना तो उन सब चीज़ों के लिए एक बहुत सारे साधनों का संबंध होता है। जैसे पाक कला के साथ साथ एक कुशल गृहिणी का होना आवश्यक है, बहुत सारे सामग्री का आवश्यक है। साधन के उचित प्रयोग से जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। यदि व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है कि साधनों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से उत्तम तरीके से हम अपने साधनों का उपयोग करके हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। फिर आता है साधनों के उपयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति साधनों के उपयोग के द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर लक्ष्यों की प्राप्ति। परिवार के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति में साधन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर आता है मितव्ययिता। साधन सीमित होते हैं। व्यक्ति को यह सिखलाता है कि साधन का किस प्रकार कम से कम प्रयोग करके अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। फिर संतुष्टि की इच्छा। व्यक्ति साधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और संतुष्टि की प्राप्ति करता है। फिर परिवार के सदस्यों का विकास। परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। उन आवश्यकताओं को फुलफिल करके व्यक्ति और परिवार का विकास करना भी साधनों के उपयोग का उद्देश्य है। फिर आता है साधनों के उपयोग के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। साधनों के कुल 8 सिद्धांत होते हैं। इससे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है लक्ष्यों का निर्धारण करना। हमें जिस कार्य को करना है उसका लक्ष्य क्या होगा उसका निर्धारण करना। फिर हम उस कार्य का योजना बनाएंगे। फिर आता है साधनों को, जो हमारे कार्य में उपयोग होने वाले साधन हैं उन साधनों को एकत्र करेंगे। फिर साधनों के महत्व के क्रमानुसार व्यवस्थापित करेंगे। जो साधन हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है उसको उच्च स्थान देंगे, जो साधन हमारे लिए थोड़ा कम उपयोगी है उसको निचले स्थान पे रखेंगे। फिर क्रियान्वयन। फिर उन सभी साधनों को क्रियान्वयन करेंगे। फिर उसका निरीक्षण करेंगे हमारे लिए वो कितना उपयोगी है। फिर समायोजन करेंगे। जितना भी संसाधन उपलब्ध है उन सभी को एक दूसरे के साथ समायोजित करेंगे। फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, क्या हमें जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनका उपयोग करके हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है नहीं। यदि नहीं हुई होती है तो फिर शुरू से ये प्रक्रिया शुरू हो जाता है। फिर आता है पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक। परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। हमारे परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर कैसा है, किस प्रकार का हमारा सामाजिक स्तर है, उसके वजह से भी हमारे पारिवारिक साधन को प्रभावित करते हैं। फिर आता है पारिवारिक जीवन चक्र। जब शुरुआत का पारिवारिक जीवन चक्र होता है तो परिवार की संख्या कम होती है और हमारे खर्चे कम होते हैं, जिससे कम साधनों के होने के बाद भी हमारा जीवन स्तर ऊंचा होता है। फिर आता है परिवार का आकार एवं संगठन। यदि परिवार का आकार छोटा है तो सीमित साधनों में कार्य को पूरा किया जा सकता है। यदि हमारे परिवार का संख्या अधिक है तो हमें उन साधनों में किसी तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर आता है जीवन का दृष्टिकोण। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जीने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, उस प्रकार से हमारे साधन प्रभावित होते हैं। फिर आता है प्रबंध कुशलता। यदि साधन को कुशलता से प्रबंध किया जाए तो हम कम साधन में भी अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आता है कामकाजी महिला। एक कामकाजी महिला अपने पारिवारिक साधनों का उचित उपयोग करके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है। फिर उपलब्ध साधनों का ज्ञान। यदि हमारे पास जो भी साधन है उसके बारे में हमें उचित ज्ञान है तो हम अपने साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आई होप आप सभी को समझ में आया। यदि समझाने के बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करके अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो टाइम है। समय के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।